हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हो पा रहा है। देखिए, यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है। ये प्रश्न कई बार आया है एग्जाम में कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है हेनरी होता है। जितना भी प्रश्न मैं आपको अलग से बताऊंगा उसे भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। अब एग्जाम में आ सकता है कि 1 हेनरी बराबर कितना मिली हेनरी होगा, तो 10 पर पावर 3 मिली हेनरी होता है। अगर पूछ देगा फॉर्मूला में कि 1 हेनरी बराबर क्या होता है, तो 1 वेबर प्रति एम्पियर होता है। ये सब बात आपको याद रखना है मेरे भाई। अगर यहाँ पे अन्योन्य प्रेरकत्व आए, स्व प्रेरकत्व आए, या फिर सिर्फ प्रेरकत्व भी आए, तो आप लोग हेनरी बता के चलिएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है और पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के जो आविष्कारक थे मेरे भाई, वो थे यहाँ पे फैराडे साहब। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इन्होंने 1831 ईस्वी में, कब मेरे भाई, 1831 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की थी। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, और डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत आधारित है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला ये प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई, गिनते चलना, लास्ट में ईमानदारी से बताना कितना प्रश्न आपका सही हो पा रहा है। यहां पे है लेंज का नियम पालन करता है, तो लेंज का नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षणता के सिद्धांत का यहां पे पालन करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे भाई। प्रश्न आ चुका है और ये सबसे आसान प्रश्न आपके सामने है। पूछा जा रहा है 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी। यहाँ पे पावर पूछा गया है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे 2 फोकस दूरी है, तो एक को हम P1 मान लेते हैं, तो P1 बराबर हमारा 100 बाय फोकस दूरी होता है। लेकिन हम F लिखने की जगह यहाँ पे 1 को 20 को ले लेते हैं, तो 20 यहाँ पे कर दो, 20 एकम 20 और 20 पंचे का 100 हो जाएगा, यानी कि P1 बराबर 5 डायोप्टर हो जाएगा। फिर एक को हम P2 ले लेते हैं, और P2 हमें हमारा क्या होगा, 100 बाय फोकस दूरी, लेकिन यहाँ पे -40 है तो माइनस को ऊपर कर दो, 40 लिख दो। 40 एकम 40, 40 दूना के 80 होता है, और 20 पंचे का 100, यानी कि 2.5 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे P2 यहाँ पे 2.5 डायोप्टर हो जाएगा, वो भी माइनस में। अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, P बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2। यहाँ पे P1 हमारा 5 डायोप्टर है और प्लस माइनस में 2.5 डायोप्टर P2 है, तो ये हम लिख सकते हैं। फिर बराबर में हम क्या करेंगे, 5 और प्लस माइनस का माइनस होता है, 2.5 करोगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 2.5 बचेगा, वो भी प्लस में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बता रहे हो मेरे भाई, 4 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे सी हो जाएगा, एकदम याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न आपके सामने है, देखो यहाँ पे बहुत प्रश्न बना हुआ है कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर क्या होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है भाई, प्रकाश वर्ष होता है 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, बस याद रख लो। और यहाँ पे देखो, ये अगर पूछेगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी, मैंने बताया दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष का मान 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है। और अगर इसकी चाल पूछेगा तो कितना बताते हो, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, अगर आप हमारे द्वारा तैयार यहाँ पे भैया 10 भी ऐसे प्रैक्टिस सेट लगा लोगे ना, एकदम लगने लगेगा कि भैया फिजिक्स में हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। देखो
यहां पे है प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन है, तो वह यहां पे क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला ये प्रश्न आपके सामने है और पूछा जा रहा है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है। किसी भी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है वो गोलाकार होता है। 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताइएगा। यहां पे है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है। करेक्ट आंसर आपका बी होगा, 8 का क्या होगा, 8 का बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। मैंने आपको बताया था कि हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। करेक्ट आंसर डी होगा। कितना होता है, तो 2.42 होता है। अगर हीरा का क्रांति कोण पूछेगा तो 24.41 डिग्री होता है। ये सब बात आपको याद रखना है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तो समतुल्य लेंस क्या हो जाएगा। 10 का बताइएगा तो ये उत्तल ही रहेगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और जितने भी भाई हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, हमारे द्वारा तैयार ये सभी जो नोट्स हम पढ़ाते हैं पीडीएफ, ये सभी आप लोग परचेज करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। ये सभी आपको पीडीएफ नोट्स व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा और सभी विषय का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ मिलेगा और उससे एग्जाम में आने की हमारी गारंटी होगी। और ये सभी सब्जेक्ट का आपको सिर्फ 199 रुपए में मिल जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 7070 82 1685 नंबर पे और बोलिएगा भैया हमें नोट्स पीडीएफ परचेज करने हैं, ये आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो। नीचे नंबर दिया गया होगा, आप लोग उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 199 में अभी से लेके एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे। चाहे वो क्वेश्चन बैंक आएगा, वो सारा कुछ वहां पे मिलेगा फ्री में। मॉडल सेट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा मेरे भाई। बस इतना कम में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सभी भाई बहन बहुत अच्छे से पढ़ के अच्छा नंबर लाए एग्जाम में। यहाँ पे क्या है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी बताइएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा तो आप बताइएगा भैया। आपने तो बताया कि P बराबर क्या होता है, 100 बाय फोकस दूरी होता है और हमारा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो 100 बाय 20 कर दो, 20 से कम 20, 20 पंचे का 100, तो P बराबर क्या होगा 5 डायोप्टर हो जाएगा। लगा दो ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न है कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। सबसे कम वाला तो बैंगनी होगा, सबसे अधिक लाल का होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। ये मैंने बताया था कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी ही प्रकाश वर्ष है, तो यहां पे दूरी हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा मेरे भाई। वो नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा, अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो उसे पढ़ लीजिएगा, फिर ये सब ऑब्जेक्टिव अपने आप आपसे बनने लगेगा क्योंकि वहां पे आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। देखो यहां पे है समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है, ये होती है यहां पे 0। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न है कि पतले प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण क्या होता है। डेल्टा एम बराबर क्या होता है बताइएगा। डेल्टा एम बराबर होता है यहां पे म्यू माइनस का 1 और इंटू में ए होता है। बता दो कौन सा हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न है कांच के लिए क्रांति कोण लगभग 42 डिग्री होता है और इसका अपवर्तनांक जो है 1.5 होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है और आपको बताना है क्या पूछा जा रहा है कि व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है। व्यतिकरण की घटना का कारण कलांतर है, फेज डिफरेंस होता है मेरे भाई। राइट आंसर ए हो जाएगा। फेज डिफरेंस से हमको याद आया कि भैया वो जो नोट्स आपको मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए तैयार है। तो ये नहीं करना कि भैया हम तो इंग्लिश मीडियम से है, वहां पे दोनों मीडियम के लिए अलग अलग बनाया गया है। तो जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, नीचे नंबर दिया गया होगा। चलो
ये 199 कोई बड़ा चार्ज नहीं होगा जब आप लोग अच्छा नंबर लेके आओगे और आप हमें कॉल करके बताओगे। देखो यहाँ पे है हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे कैसी होती है, यहाँ पे हाइगेंस के अनुसार बताना है आपको, तो यहाँ पे आप बताओगे यांत्रिक और अनुप्रस्थ, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ये न्यूटन साहब थे। अगर पूछेगा द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो हाइगेंस ने दिया था। ये बात आपको याद रखना है। अभी का राइट आंसर आप बी बताओगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहां पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखो साबुन का जो बुलबुला है सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है भाई, बताओ जल्दी से। इसका कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। अगला ये प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण एक अवरोध के किनारों से मुड़ती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, यह क्रिया जो कहलाती है मेरे भाई विवर्तन कहलाती है। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। यहां पे है जीवाश्म की आयु पता की जाती है किसके द्वारा, जीवाश्म की आयु पता की जाती है कार्बन डेटिंग के द्वारा। यहां पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं, यहां पे केवल एक दिशा में कंपन होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताइएगा। यहां पे प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण हो जाएगा, यहां पे बताइएगा। 24 नंबर सवाल का जवाब तो तीव्रता होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला ये प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, और क्या पूछा जा रहा है भैया कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है, ये किससे स्वतंत्र है, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे भाई। अगला यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी, 26 का बताइएगा। और आपने बताया भैया संवेग, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पे है, पूर्ण तरंग दिष्ट कारक में उपयोग होता है किसका, पूर्ण तरंग दिष्ट कारक है बताइएगा। यहां पे आप 2 डायोड लगाओगे, लेकिन अगर अर्ध तरंग दिष्ट कारक आएगा तो उसमें 1 डायोड होता है। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा मापा जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल होता है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ये दोनों आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है, यहां पे देखो एकदम सिंपल सा, प्रकाश विद्युत सेल, कहीं ना कहीं आप क्या बता सकते हो, बताओ तो। ये भैया प्रकाश को विद्युत में बदलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो लेकिन ये भी एग्जाम में आया हुआ है ना, देखो यहां पे है, निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है, विद्युतीय कार्यफलन जो न्यूनतम होता है वो होता है सोडियम का। कितना होता है बताइएगा, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होगा, रेडियो सक्रियता का मात्रक बेकरल होता है या फिर क्यूरी होता है, दोनों होता है, बेकरल आए या फिर क्यूरी आए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलिएगा, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किसी भी परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। करेक्ट आंसर डी होगा। यहां पे एक बात याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या की कोटि होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है, और परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होती है। और अगर पूछेगा किन से बना है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। अगला ये प्रश्न आपके सामने है कि रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या हो जाएगा, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक यहां पे मीटर इनवर्स होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो अच्छा, एक बार आया था कि रिडबर्ग नियतांक का मान क्या होता है, तो ये होता है 1.097 इंटू 10 टू दी पावर क्या होता है 7 मीटर इनवर्स होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है भैया, 10⁻⁻15 मीटर। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलिएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होती है, कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, तो वह श्रेणी का नाम है बामर श्रेणी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, कंटिन्यूअस यानी कि सतत होता है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न क्या है, निम्नांकित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है। महत्तम मतलब सबसे अधिक, और भेदन क्षमता सबसे अधिक जो होता है वो गामा किरणों के लिए होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर न्यूनतम पूछेगा तो अल्फा के लिए होता है, ध्यान रखना मेरे भाई। चलो अगला प्रश्न का जवाब बताओ। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। नाभिकीय अभिक्रिया में कौन संरक्षित रहेगा, तो कुल आवेश रहता है, उसके बाद रेखीय संवेग और कोणीय संवेग, ये सभी के सभी क्या है, संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है। किसी भी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा मेरे भाई आज कमेंट करना, कहां से ये क्लास देख रहे हो, ये कमेंट करके जरूर सभी साथी बताइएगा। और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो फिर क्या देख रहे हो भैया, टुकुर टुकुर ऐसे क्लास को लाइक कर दो। और पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भूल जाते हो आप लोग लास्ट में करने के लिए। तो एक बार अभी करो, पहले क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो अगला बताओ। डेली क्लास अब आपको शाम के 7 बजे मिलेगा और शाम के 8 बजे 2 क्लास मिलेगा। देखो यहां पे क्या है, यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम जो है यानी कि y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना से मिलता है, यानी कि y बराबर जो है a गुना b मिलता है, तो आप कहोगे भैया ये तो एंड गेट के लिए है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। अगला ये प्रश्न है आपके सामने कि दशमलव अंक पद्धति की संख्या यहाँ पे 27 का द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या क्या हो जाएगा। जैसे मैंने 25 का निकालना सिखाया था, 15 का निकालना सिखाया था, तो 27 का ऐसे निकालो ना, निकाल लो। 2 से भागा लगाना, 13 दूना 26 शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ 7 दूना के 14 होता, 6 दूना 12 शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ 2 तिहाई 6 शेष 0 बचा, फिर 2 एकम 2 शेष 1 बचा। नीचे से ऊपर लिखना है तो 1 1 0 1 1 मतलब 1 1 0 1 1, तो लगा दो यहाँ पे 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। एकदम सिंपल है मेरे भाई। चलो अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे है ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की क्या इकाई होती है। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई जल्दी से बता के चलिएगा मेरे भाई। ये हो जाएगा यहाँ पे, इसका कोई इकाई नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई इकाई ही नहीं होता इसका। चलो बता दो, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, यहाँ पे बता दो, जल्दी बता दो। 5, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा बताना कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कमेंट कर दीजिएगा। अगला ये प्रश्न आपके सामने है, बताना। यहां पे प्रश्न है लघु तरंगों का परास कितना होता है। चलो बता दो जल्दी से। लघु तरंगों का जो परास होता है वह यहाँ पे 3 मेगाहर्ट्ज से यहाँ पे 30 मेगाहर्ट्ज के बराबर है। चलो अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहां पे है संकीर्णन का मापन किस में होता है। संकीर्णन का मापन डेसिबल में होता है, क्षीणता का मापन भी डेसिबल में होता है, ध्वनि की तीव्रता का मापन भी डेसिबल में होता है। यहां पे राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला ये प्रश्न आपके सामने है कि संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे का। बी ऑप्शन लगा के चलिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत क्या है। प्रकाशिक तंतु यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक शर्त 2 होता है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बता दो। अगला प्रश्न है कि प्रकाशिक तंतु सिद्धांत के लिए सामान्यतः क्रांतिक कोण का मान कितना होता है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, 77 डिग्री होता है। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। दशमिक संख्या 18 का द्विआधारी क्या हो जाएगा। दशमिक संख्या 18 का द्विआधारी बता के चलिएगा। तो ये आप क्या बताओगे, 18 का निकालोगे क्या मेरे भाई। 18 का निकालोगे, ऐसे 18 लिख दो, फिर 2 से लगाते चलो, 9 दूना के 18 से 0 बचा, फिर 2 से लगाओ 4 दूना के 8 से 1 बचा, फिर 2 से लगाओ 2 दूना के 4 से 0 बचा, फिर 2 एकम 2 से 0 बचा, 10010 10010। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मेरे भाई। नीचे से ऊपर लिखना होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। प्रतिघात यानी कि रिएक्टेंस का मात्रक क्या होगा। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। प्रतिघात आए, प्रतिरोध आए, प्रतिबाधा आए, धारित्य प्रतिघात आए, सबका एकदम ओम लगा के चलिएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का क्या, मूल औसत वर्गमान। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो है वो क्या हो जाएगा, डायनेमो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर विद्युत से यांत्रिक बनता तो उसे हम लोग मोटर कह देते हैं एकदम। चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलिएगा। प्रश्न है कि 1/L ओमेगा की क्या इकाई है? भैया किसी की इकाई ये नहीं होती है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? ध्रुव प्रबलता का एम्पियर मीटर, ध्रुव प्रबलता का क्या होगा? एम्पियर मीटर, करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई बराबर होता है बी इंटू ए। बी है चुंबकीय क्षेत्र और इसका मात्रक होता है वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। ये से ये काट दो, बचेगा कौन सा? वेबर, और आपका राइट आंसर यहाँ पे वेबर, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बी फॉर वेबर। चलो अगला बता दो भैया, यहाँ पे किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो है ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो ऐसे m बराबर क्या होता है? I गुना में a होता है, I मतलब धारा और इसका मात्रक एम्पियर गुना में एरिया है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाता है। ये बात आपको याद रख के चलना है। चलो और एक होता है जूल प्रति टेस्ला भी होता है। चलो आगे बढ़ते, अगला बता दो। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर भैया 90 तो यहाँ पे है ना, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर विषुवत रेखा पर पूछेगा ना, अगर एग्जाम में पूछेगा कि विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहाँ पे प्रश्न है कि धातु के बने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन की गति कैसी होती है? अवमंदित होती है। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहां पे है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या? वही वाला ट्रिक, बीबी रोय जीबी। तो यहां पे निकाल लो, 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। किसके लिए? रेड के लिए, तो रेड के सामने 2 है भैया, 2 ऑप्शन बी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बता दो। यहां पे है सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कहां पर? तो कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा हो जाएगा? 61 का बताइएगा, तो वह यहाँ पे नाइक्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहाँ पे एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, किसमें? विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है और 1 किलोवाट घंटा बराबर मैंने बताया 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। अगला प्रश्न है विद्युत धारिता के लिए कौन सा मात्रक सही है? तो धारिता के लिए मात्रक यहाँ पे फैराड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। यहाँ पे अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? यह एक सदिश राशि है। इतना आसान सवाल और आप गलत करोगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए E बराबर F/Q होता है, तो यहाँ पे फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम वाला हो जाएगा इसका मात्रक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, तो किसी भी धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। और एक बार आया था पानी का, तो पानी का 80 होता है। देखो यहाँ पे किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक जो हमेशा अधिक होता है, 1 से हमेशा अधिक होता है, करेक्ट आंसर सी होगा। जैसे वायु का ही कहूँ तो वायु का होता है 1.00059 होता है। अगर मैं पानी का ही बताऊं तो पानी का यहाँ पे 80 हो जाता है। निर्वात का ही बताऊं तो निर्वात का यहाँ पे 1 हो जाता है। इसी तरह से होता है, 1 से कम किसी का नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देखो। प्रश्न है किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके भीतर विद्युतीय क्षेत्र, यहाँ पे उसके भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा, राइट आंसर सी है। चलो अगला प्रश्न का जवाब बता दो यहाँ पे कि विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? क्या पढ़ा है आपने भैया? एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या पढ़े हो? एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1/Q2/Fr²। बता दो, ये नहीं निकलेगा क्या भाई? Q1 Q2 चार्ज गुना चार्ज, भैया चार्ज गुना चार्ज बटा में फोर्स का न्यूटन लिखो। R² है, इसका मतलब है कि मीटर का स्क्वायर होगा, तो कूलम स्क्वायर। ये उसको ऊपर करो तो n इनवर्स हो जाएगा और m इनवर्स 2 हो जाएगा, यानी कि n इनवर्स m इनवर्स 2 C2। ये वाला करेक्ट आंसर क्या होगा? n इनवर्स m इनवर्स 2 C2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलो बता दो यहाँ पे प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला जो बल है, इसे हमने अभी जस्ट बताया E बराबर F/Q होता है। इसे हम लोग E कहे और E को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा।
चलो अब जो है मेरे भाई कमेंट करके बता दो कि आपका स्कोर क्या रहा 70 में और आपको ये क्लास कैसा लगा, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। डेली इसी चैनल पे आपको क्लास मिलेगा तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ और हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में धुरंधर बनाएंगे, ये हमारी गारंटी है। बस आप लोग जुड़ जाओ और वो नोट्स के लिए आप नीचे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा मेरे भाई और सारे प्रश्नों को याद करके आइएगा।